सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम संतुलन की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। संतुलन की संकल्पना है क्या है। ये बीए प्रथम वर्ष में भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक अध्याय है संतुलन की संकल्पना, जो आपके सिलेबस में है। संतुलन की संकल्पना को किसके संदर्भ में लागू है ये? संतुलन की संकल्पना जो हमारी पृथ्वी है, जिस पर हमारी पृथ्वी पर निवास है, उस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के भूखंड हैं, जैसा कि आप जानते हो। नदी है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें हैं, सागर हैं, महासागर हैं। इनमें कुछ तो ऊंचे उठे हुए हैं पृथ्वी के सामान्य भूभाग से, कुछ नीचे धंसे हुए हैं, आप जानते हो, जैसे पर्वत, पठार ये ऊंचे उठे हुए हैं, मैदानी भाग समतल हैं, और सागर और महासागर और झीलें ये गड्ढे नीचे धंसे हुए भाग हैं। तो अब यही देखना है, इसके लिए ही इस संकल्पना की उत्पत्ति हुई है कि जो ऊंचे उठे हुए भूभाग हैं और नीचे धंसे जो भूभाग हैं, उनमें संतुलन कैसे बना हुआ है पृथ्वी पर, अर्थात उनके बीच में संतुलन कैसे बना हुआ है, वहीं कैसे स्थिर दशा में कैसे बने हुए हैं वो। मतलब ऊंचे उठे हुए भूभाग ऊंचे ही हैं, नीचे धंसे हुए भूभाग नीचे ही हैं। क्या इनमें ऊपर नीचे नहीं हो सकते ये? तो ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या संकल्पना काम करती है, किस तरह से इनके बीच में बैलेंस बना हुआ है, इसी के लिए भौतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अध्ययन किया है, जो ये एक नया अध्याय तैयार हुआ है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए, इस पर ऊंचे उठे हुए भूभाग हैं, कुछ पठारी क्षेत्र हैं, कुछ नीचे धंसे हुए भूभाग भी हैं, महासागर भी हैं, ठीक है। इनमें जल भरा हुआ है, ये झील मान सकते हो, सागर मान सकते हो। इन नीचे धंसे हुए भूभागों और ऊंचे उठे हुए भूभागों के मध्य में बैलेंस कैसे बना हुआ है, अर्थात पृथ्वी के अंदर ऐसा चल क्या रहा है जो इनके बीच में बैलेंस बना हुआ है। इसी संदर्भ में संतुलन की संकल्पना आई थी, जिसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी कहते हैं। कि आइसोस्टेसी जो शब्द है, आइसोस्टेसी शब्द सबसे पहले, या यूं कहें हम ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसे आइसोस्टेसियस को हिंदी में अगर कहें समस्थिति, आइसोस्टेसियस को क्या कहते हैं? समस्थिति। तो समस्थिति वर्ड जो है वो इसके लिए है संतुलन। समस्थिति, आइसोस्टेसियस ये एक ही मान सकते हो आप इनको। लिया कहाँ से गया है? ग्रीक भाषा से सबसे पहले उद्भव हुआ। ये जो संकल्पना है संतुलन की संकल्पना, इस पर तो बहुत दिनों से काम चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो, आईसो 1859 से इस संकल्पना पर काम चल रहा है। लेकिन इसका जो वास्तविक रूप था वो डटन महोदय थे, अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे डटन महोदय। उनका बहुत बड़ा नाम है भौतिक भूगोल के अंदर। डटन महोदय ने ये जो शब्द है इसके बारे में विस्तार से समझाया था, संकल्पना दी थी। संतुलन की जो संकल्पना है वो सबसे पहले किसने दी थी? अमेरिकी भूगोलवेत्ता डटन के द्वारा दी गई थी 1889 में। उन्होंने बताया था कि डटन महोदय ने कहा था कि पृथ्वी पर जो आप देख रहे हो ऊंचे उठे हुए भूभाग, जिन्हें हम पर्वत है, पठार है ये कह रहे हैं, और नीचे धंसे हुए भूभाग झीलें हैं, सागर हैं, महासागर हैं, इन भूभागों के मध्य में जो संतुलन बना हुआ है उसका कारण डटन महोदय ने बताया कि ऊंचे उठे हुए भूभागों का जो घनत्व है वो कम होता है, और नीचे धंसे हुए जो भूभाग हैं उनका घनत्व अधिक होता है। इस कारण से इन्होंने कह दिया भाई ऊंचे उठे हुए जो भूभाग है उनका घनत्व अधिक है, और नीचे धंसे हुए जो भूभाग हैं, झील है, सागर है, महासागर है, इनका घनत्व क्या होता है? कम। ठीक है, इनका घनत्व तो इन्होंने कम माना है, और इनका घनत्व इन्होंने अधिक माना है। इस
इससे क्या सिद्ध करना चाहते थे डटर महोदय? ये बताना चाहते थे कि ऊंचे उठे हुए भूभाग अगर घनत्व कम रखेंगे और नीचे धसे भूभाग घनत्व अधिक रखेंगे तो किसी न किसी एक रेखा के सहारे जाकर के, यहाँ मान सकते हो आप रेखा अंदर, एक रेखा के सहारे जाकर के, इस रेखा के सहारे जाकर के ये ऊंचे उठे हुए भूभाग और नीचे धसे हुए भूभाग अपने आप में संतुलन स्थापित कर लेंगे। वो संतुलन कब स्थापित करेंगे? वो संतुलन स्थापित करेंगे जब इनके मध्य में घनत्व का डिफरेंस रहेगा। अगर समान घनत्व रहेगा तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। इन्होंने ये बताया अगर इनके बीच में अलग अलग घनत्व होगा तो ये बैलेंस बना लेंगे, और वो बैलेंस किसी एक रेखा के सहारे जाकर के बनाएंगे। ये ऊंचे उठे भूभाग भी हैं और नीचे धसे हुए भूभाग भी हैं। ये बैलेंस एक अंदर गहराई में जाकर के, पृथ्वी में अंदर गहराई में जाकर के एक रेखा के सहारे घनत्व संतुलन स्थापित करेंगे। उस रेखा को, जिस रेखा के सहारे इनमें संतुलन स्थापित होगा, उस रेखा को इन्होंने क्षतिपूर्ति रेखा या समदबाव तल, क्षतिपूर्ति तल, 3 नाम दिए हैं। तीनों नाम आपको दिमाग में रखने हैं कि जो रेखा रहेगी जिस पर ये ऊंचे उठे हुए भूभाग और नीचे धसे हुए भूभाग संतुलन स्थापित करेंगे, उसे 3 नाम दिए हैं डटर महोदय ने। वो आपको बता देता हूँ। क्षतिपूर्ति तल, समदबाव तल, एक नाम दिया है इन्होंने समतोल तल। तो दोस्तों बात यही चल रही है संतुलन की संकल्पना के अंदर कि संतुलन की संकल्पना है क्या है। सबसे पहले ये समझना है क्यों उद्भव हुआ है, किसने इसको ध्यान में लाया गया, किसके द्वारा। तो ये संकल्पना क्यों आई है वो आपकी समझ में आ गया कि जो ऊंचे उठे हुए भूभाग है और नीचे धसे हुए जो भूभाग है पृथ्वी पर हम भी देखते हैं, इनके बीच में बैलेंस कैसे बना हुआ है वास्तव में, उस चीज को अगर देखा जाए वैज्ञानिक ढंग से तो वो प्रेजेंट करेगी संतुलन की संकल्पना। ठीक है। तो इन्होंने डटर महोदय ने जो तल बताया, पृथ्वी के अंदर जो तल है जिसके आगे जो रेखा है या तल कह सकते हैं, रेखा कह सकते हैं, जिस रेखा के सहारे ऊंचे उठे हुए भूभाग और नीचे धसे हुए भूभाग अपने आप को बैलेंस करते हैं, उस तल को इन्होंने 3 नाम दिए हैं, क्षतिपूर्ति तल, समतोल तल और समदबाव तल। ठीक है, इन तीनों को नाम याद रखना है। अब इन्होंने आगे बताया है कि ये रेखा तो हो गई, इसके ऊपर जो ऊंचे उठे भूभाग है और नीचे धसे हुए भूभाग को बैलेंस अपने आप को कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि क्षतिपूर्ति जो तल है उसके ऊपर नदियां भी बहती हैं, पहाड़ भी हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि इस जो तल है, ये जो तल है, ये यहाँ भी बताया हुआ है, यहाँ भी देख सकते हैं उसका, ये जो तल है इसके ऊपर ऊंचे उठे हुए भूभाग और नीचे धसे हुए भूभागों में कभी कभी असंतुलन की स्थिति स्थापित हो जाती है, यानी कि ऊपर नीचे होने लगते हैं ये तल। अपने आप को कैसे सामंजस्य बिठाते हैं फिर? मान लीजिए ऊंचा उठा हुआ कोई पर्वत है, वो और ऊंचा उठे, और नीचा धसा हुआ भाग है वो और नीचे धसे, या फिर इसके विपरीत देखें, नीचा धसा जो भूभाग है ऊपर उठने लगे और ऊपर उठा हुआ भूभाग यानी पर्वत है वो नीचे धसने लगे। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, जैसे भूकंपों के समय आपने देखा होगा या ज्वालामुखी के समय नए पर्वतों का निर्माण होता है, उस टाइम पे क्या होता है, एक असंतुलन देखा जाता है पृथ्वी के अंदर। आपने देखा होगा कि पृथ्वी के अंदर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। वो स्थिति को कंट्रोल कैसे करेंगे? फिर स्थिति उत्पन्न हो गई, भाई कोई पर्वत ऊपर उठ गया या फिर कोई भाग नीचे धस गया, उसको कंट्रोल कैसे करेगी पृथ्वी? वो पृथ्वी ही करती है अपने आप को मैनेज। वो कैसे करती है कि जो पर्वतीय भाग है वहां से बहने वाली जो नदियां हैं, पर्वतीय भाग है या पठारी भाग है, वहां से जो नदियां निकल करके आ रही हैं वो क्या करेंगी, मैदानों में होते हुए वो नदियां अपने साथ क्या लाती हैं, कंकड़ पत्थर रेत मिट्टी वगैरह जो कटे हुए भाग हैं, इन पर्वतों को काट करके जो कचरा है, मलबा जो है, उसको लेकर आती हैं और वो कहाँ जमा करती हैं, मैदानों से बहते हुए। कुछ भाग मैदानों में जमा कर देती हैं, कुछ भाग को बड़े महासागरों और सागरों में जमा करती हैं। अब इससे क्या होगा, जो मलबा इतना लाखों टन मलबा लेकर आ रही हैं वो इनमें जमा करेंगे।
इन भागों में जमा करेंगे तो इनमें क्या होगा, धसाव, इनमें धसाव की स्थिति आएगी। तो धसाव की स्थिति आएगी तो जो असंतुलन पैदा हुआ था, यानी कि ये ऊंचे उठ गए थे, तो फिर दोबारा से धसने लगेंगे और ये मलबा वापस से इन पहाड़ी क्षेत्रों के नीचे खिसक जाएगा। जो गैप का निर्माण हुआ था, यानी कि कोई भूभाग ऊंचा उठा, उसके नीचे मलबा कैसे जाएगा, फिर यहाँ से धसाव होकर के मलबा पहुंच जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों के नीचे और वापस से वही संतुलन की स्थिति बनने लगेगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, और ये है धसाव, ये यहाँ पर सागर है, महासागर है, यहाँ से नदियां बह करके जा रही हैं, किसी कारण से ये पर्वत ऊपर उठ गए, क्या हुआ, और ऊपर उठ गए अपनी वास्तविक स्थिति से। तो एक टाइम ऐसा आएगा, नदियां इसको संतुलित करेंगी, बैलेंस करेंगी। तो बैलेंस कैसे करेंगी, यहाँ से जो नदियां मलबा लेकर के जाएंगी और मलबा यहाँ पर जमा करेंगी इन भागों में, इनके जमा होने से यहाँ धसाव आएगा इसकी तली में, इसकी तली में धसाव आने के बाद वापस से ये मलबा इसके नीचे धीरे धीरे पहुंचने लगेगा, पहुंचेगा तो जो यहाँ रिक्त हुआ था स्थान वो भी भरने लगेगा। फिर जो पर्वत ऊंचा उठाया उसको भी काट करके नदियां यहाँ लाएंगी और वापस इस तरह से इनमें संतुलन की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। इस संकल्पना के बारे में प्रहाट और बेदी महोदय द्वारा भी विचार दिए गए हैं, जिनको हम अगले जो हमारा सेशन होगा या अगला जो पीरियड होगा उसमें हम पढ़ेंगे।